हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे इस टाइम पे अभी एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग का जो बेसिक्स है उसको कंप्लीट कर लिया है, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी मीडियम के, इसको कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। और इंग्लिश मीडियम में हमने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। इस टाइम पे भी हम लोग वहाँ पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। हिंदी मीडियम में हम आज ये जो दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं वो एमसीक्यूज रहेगा, जो कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि राष्ट्रपति एक बड़ा पोर्शन कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हम दो जो है लेक्चर लाएंगे एमसीक्यू के। तो अगर जो ये वाला है ये पहला पार्ट रहेगा और इसके बाद हम जो दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है, क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो भी हैं पॉलिटी से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहें। और मेरा एक नया इनिशिएटिव भी है, जो कि जो पॉलिटी है और जो है इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको हम शॉर्ट्स के थ्रू देख रहे हैं। तो शॉर्ट्स आप जो भी हैं उसको जरूर देखिए, आप 1 मिनट में काफी अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे शॉर्ट्स के थ्रू। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो बात सही है कि जो संघीय जो कार्यपालिका होती है उसका जो मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो बात सही है। फिर कह रहा है, कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो जब भी इस तरीके की कोई बात है तो आप ध्यान दिया है कि कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो इस तरीके से ऑथोरिटेरियन तरीके से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, एक गलत ऑप्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की जो सीमाएं हैं उसका भी जो है लिमिटेशन दिया हो गया हो। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात करते हैं, इसके बारे में हमको मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, तो हमारा जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उसमें बैलेंस एक बना रहे, इसकी बात होती है। इसलिए ये क्वेश्चन जो ओरिजिन है इसका ये गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उस पर भी सीमाएं हैं, क्योंकि उसको भी महाभियोग से जो है जुडिशरी और जो है लेजिस्लेचर मिलकर उसको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो वो पहला जो ऑप्शन कह रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से, तो ये गलत है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बात तो सही है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लेकिन केवल यही ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो बी केवल आंसर अकेले तो नहीं होगा, सी भी अकेले आंसर नहीं होगा। बाकी अप्रत्यक्ष मतदान जो इसका डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होता है। क्योंकि हम जो है हम जो है एमपीज को सेलेक्ट करके भेजते हैं और वो बाद में फिर जा करके इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो फिर वोट करके जो है भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो वोट करते हैं। तो हम जो है डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं भारत के राष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन होता है। तो ये अप्रत्यक्ष मतदान से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि कथन है कि भारत का जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। तो बात सही है, अभी हमने पहले ही देखा जो राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से वो किया जाता है। तो सही बात है, इनडायरेक्ट तरीके से उसका चुनाव होता है। रीजन कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, वही इलेक्टोरल कॉलेज जो अब इसके पहले मैं आपको बता रहा था। निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये बात एकदम करेक्ट है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें जो संसद है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है, उन दोनों सदनों के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, आप ध्यान देंगे इलेक्टेड मेंबर्स की बात होती है, निर्वाचित सदस्यों की। यही एक कैच है जो इसमें आपको बताया जाता है। तो अगर यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनकी बात नहीं की जाती है, यहाँ केवल इलेक्टेड सदस्यों निर्वाचित सदस्यों की बात की जाती है। तो संसद के दोनों सदनों और राज्यसभा जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको मिलाकर बनता है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों जो है करेक्ट हैं। लेकिन अगर सही स्पष्टीकरण की बात करिए तो बात सही भी है कि स्पष्टीकरण भी करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है सही स्पष्टीकरण भी आर का कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस तरीके से होता है ये जानना चल रहा है। जब भी हम लेक्चर को देखेंगे तो आपको डिटेल में सारी बातें बताएंगे कि इन जो टर्म्स हैं उनका मतलब क्या होता है, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली है उसका क्या हिसाब किताब होता है, एकल हस्तांतरणीय जो मत प्रणाली उसका क्या मतलब होता है, अनुपातिक मत प्रणाली उसका क्या मतलब होता है, खुला बैलेट जो प्रणाली इसका क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे वहाँ पे। लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग जो हम आंसर जब देखेंगे तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसके बारे में काफी डिटेल से हम आपको चर्चा करेंगे कि इसकी जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है सिस्टम, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कि इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे अगर एक एमपी का वोट अलग काउंट किया जाता है उसका अलग फार्मूला होता है, जो एमएलए होता है उनके वोट के काउंट का अलग फार्मूला होता है, फिर वोट का जो फार्मूला सब लगा करके फिर जो है वोट को काउंट किया जाता है। तो उसमें जब एक एमपी होता है, जैसे 3 अगर राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें आपको जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होता है उसमें इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप पहले आप केवल एक वोट नहीं करते हैं, उसमें आपको चूज करना होता है कि पहले नंबर पर आप किसको रखना चाहते हैं, दूसरे पे किसको रखना चाहते हैं, तीसरे पे किसको रखना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से रखते हैं। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट पहले नंबर पर मिलता है, अगर वो क्रॉस कर जाता है सबसे ज़्यादा वोट, तो उसको जीत घोषित कर दी जाती है। अगर नहीं होता है तो उसको हटा दिया जाता है, फिर दूसरे नंबर वाले को वोट को काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से एकल हस्तांतरणीय जो मत प्रणाली है काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो निर्वाचन मंडल होता है, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं उसके बारे में जानना चाह रहा है। तो इसका जो फिर पहला जो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के, वो तो बात सही है। तो जो
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं वो होते हैं। फिर कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो जब आप यहाँ एक कैच है, इस बात का ध्यान देंगे, जो राज्य विधानमंडलों की जो बात आती है तो वहाँ लेजिस्लेटिव, जो वहाँ उन लोगों की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वो नहीं आती हैं। वहाँ पे केवल जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वही आता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है केवल वही आता है, बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वो नहीं आती हैं। इस बात का ध्यान देंगे स्टेट्स में। तो दूसरा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा अगर गलत होता है तो ऑप्शन कौन कौन सा नहीं होगा आप ध्यान देंगे। ए भी आंसर नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, बाकी बी और डी में आंसर हो सकता है। तो पहला तो होगा, दूसरा जो है नहीं होगा भी। बाकी कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो सही बात है कि जो सभी राज्य की विधानसभाएं हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके निर्वाचित सदस्य वो होंगे। तो करेक्ट है जो तीसरा है वो तो होगा ही। फिर कह रहा है चौथा कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें केवल दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएंगे और आंसर जो होगा डी हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो राज्य के विधानमंडल हैं, जो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो आएंगे, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे उनके मेंबर्स को राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं रखा गया है। आप इस बात का ध्यान देंगे। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन जो है सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो बात सही है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ विधानसभा दे रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि इसके सदस्य शामिल होते हैं, सही बात है। राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत है। विधान परिषद जो भी मैंने इसके पहले भी आपको डिटेल में बताया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उनके मेंबर सम्मिलित नहीं होते हैं। क्योंकि नहीं ही पूछ रहा है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इसमें सम्मिलित विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं, केवल विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। जैसे वही सारी क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से पूछ रहा है। इसको देखते हैं। कह रहा है कि पुट दिया गया है उसमें से आपको करेक्ट जो है चूज करना है, तो सही उत्तर चूज करना है। कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहाँ देखिए आपको फंसाना चाह रहा है, ये लिखा है सभी सदस्य। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो होता है केवल इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य आते हैं। जो नामित किए जाते हैं वो सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाने वाले सदस्य वो नहीं आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है पहले जो लोकसभा में होता था 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, जिसको अभी फिलहाल हटा दिया गया है, तो वो नहीं आते हैं। क्योंकि यहाँ सभी सदस्य लिखा है तो वो नहीं आते हैं। बाकी राज्यसभा में जो 12 लोग नामित किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो भी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ सभी सदस्य लिखा गया है तो ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो सही, ये गलत, जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि सभी सदस्य नहीं आते हैं। केवल इलेक्टेड मेंबर जो जिनका चुनाव किया गया है, निर्वाचित मेंबर हैं, वही दोनों सदनों के मेंबर्स आते हैं संसद के। कह रहा है अगला, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ देखिए सभी तो लिखा है लेकिन निर्वाचित सदस्य लिखा है, इस वजह से जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य ये आते हैं, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके जो है सारे जो है निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है कि वो आते हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो जो होगा ये तीसरा भी सही हो जाएगा। फिलहाल अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहते हो कर सकते हैं कि जैसे आपको पता चल गया है कि पहला नहीं होगा। पहला अगर नहीं होगा तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में बताने की वजह से पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। बाकी कह रहा है कि सभी राज्यपाल और तथा उपराज्यपाल, तो राज्यपाल और उपराज्यपाल ये लोग आते नहीं, तो सीधे सीधे बात है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा करेक्ट है, बाकी पहला इनकरेक्ट है। तो आप इसको सीधे एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि सभी सदस्य जो होते हैं वो संसद के नहीं आते, केवल निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर ही आते हैं। तो पहला एलिमिनेट करते ही आपको आंसर मिल जाता। फिलहाल मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। वही सारे सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी के लिए बार बार वो क्वेश्चन को डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप जरूर जो है याद करके जाएं, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। कह रहा है कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य का मतलब है इलेक्टेड मेंबर। तो वो बात करेक्ट है कि जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं वो चुनाव मंडल में जो है राष्ट्रपति के आते हैं। दूसरा कह रहा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तो ये भी बात सही है कि जो राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हैं वो भी आते हैं। फिर कह रहा है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, तो ये भी आते हैं, करेक्ट बात है, जो चुने हुए सदस्य हैं। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है प्रेसिडेंट का यानी कि राष्ट्रपति का, उसमें राज्य विधान जो परिषद होता है उसके सदस्य आते नहीं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो नहीं आते हैं। राज्य की जो विधान परिषद होता है उसका जो है इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के कोई भी रोल नहीं है, आप इस बात का ध्यान देंगे। तो चौथा तो ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन गलत होने पे डी तो गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 सही है, तो इस हिसाब से आंसर इसका सी हो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब पूछ रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं किस तरीके से चुने जाते हैं। तो बोल रहा है कि केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, तो ये गलत है, केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, ये भी बात गलत है। केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य द्वारा, ये भी बात गलत है। मैंने आपको बताया कि जो संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स और जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। फिर डी वाला कह रहा है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्यों सबकी बात की गई है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो पूछ रहा है कि कितने लोगों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार के प्रस्ताव के लिए जो है अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, इस बात को ये जानना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो, क्योंकि जब इसको हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन इसका जब हम आंसर देखेंगे तो देखेंगे जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 का है और उसको बाद में 1997 में संशोधित भी किया गया था। उसके तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों यानी कि निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचकों यानी कि निर्वाचित सांसद एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए। तो 1997 जो है 1997 से पूर्व प्रस्तावकों जो अनुमोदकों की जो संख्या थी वो पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पे ये 50 है। तो इस बात का ध्यान दें। तो चूंकि क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, लेकिन 1997 में इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से रिडेंडेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 50 कहीं ऑप्शन दिया नहीं गया है। पहले ये 10 होता था, लेकिन अब 10 नहीं है। अब यहाँ पे 50 जो है अनुसमर्थन 50 जो है उम्मीदवारों का समर्थन किया जाना कम से कम जरूरी होता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे सारे। अगर ऑप्शन में 50 दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, अब ये कुछ 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचक मंडल होता है उसके लिए, और इसमें वो कैलकुलेशन जो की जाती है कि जो एमपी और एमएलए का वोट होता है वो कैसे काउंट किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। और ये आईएएस के प्री में 2003 में पूछा गया है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाता है। तो सॉरी, कह रहा है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का जो मूल्यांकन है वो कैसे होता है कि राज्य की जनसंख्या अपान राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ आप बहुत बारीकियत से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तभी आप इसको जान पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है कि गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 की जनसंख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 1000 होता है, 1000 यहाँ पे होता है। इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला अगर ऑप्शन गलत हो जाएगा यानी कि आपका ए और सी तो नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि एक निर्वाचित संसद जो है सदस्य के मत का मूल्यांकन, जो अब निर्वाचित जो संसद है उसके सदस्य का मूल्यांकन कैसे होता है। तो सभी निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे उनका जो भी मत का मूल्यांकन होगा अपान निर्वाचित संसद जो है सदस्यों की कुल संख्या, जितने भी निर्वाचित संसद हैं सदस्यों की उनकी कुल संख्या। तो ये बात करेक्ट है, इस तरीके से ही किया जाता है जो संसद के सदस्य का मत का जो मूल्यांकन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर कह रहा है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये इस तरीके का जो कोई बात होता है, इस तरीके की कोई बात नहीं होती, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा यानी कि गलत हो जाएगा, तो डी गलत हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो, यानी कि इसका केवल करेक्ट जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों को देखिए कितना ज़्यादा डिटेल में पूछा गया है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन था इसमें जब विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य की मत का मूल्यांकन करना था, आपको वहाँ सोचिए 1000 की जगह पे बस 100 दे दिया और उसकी वजह से वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी जगहों पर फंसाते हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। कह रहा है कि अगर जो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो आपको ध्यान होगा कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो अलग अगर इलेक्टेड मेंबर हैं तभी वो जो है इलेक्शन राष्ट्रपति के चुनाव में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आईएएस के प्री में पूछा गया है, क्योंकि इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे नहीं कुछ पूछ रहा है। अगर आपको इतना ज्ञान है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर सोचिए कि जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है किसी स्टेट का, जहाँ पे जो है बाइकैमरल सिस्टम है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद और जो है विधानसभा दोनों जो है, और अगर वहाँ पे विधान जो मंडल है यानी कि विधानमंडल से जो है चुन करके जो है चीफ मिनिस्टर आया हुआ है, तो वो जो है इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आएगा सीएम बन के तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान देंगे, काफ़ी छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो ही जान पाएंगे, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित जो है सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। आप इस बात का ध्यान देंगे। अब इस पिछले क्वेश्चन में इसी वजह से देखिए वो क्वेश्चन गलत हो गया था। 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जो है जनगणना द्वारा, क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन है इसी वजह से इस तरीके से पूछा गया है। फिलहाल आपको इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं स्पेशली आईएएस के एग्जाम में, लेकिन उस टाइम के अगर अकॉर्डिंग इसका आंसर देखा जाएगा तो जो जनगणना 1971 की होती थी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक है उसको जो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे, पहले जो है वो देख लेते हैं। तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो करेक्ट बात है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी करेक्ट बात है। देश का नागरिक हो, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है, तो बिना पढ़े लिखे भी आप जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको सोचाइए आप राष्ट्रपति बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर आप 35 साल के लिए हैं और आप सांसद चुने जाने के लिए योग्यता रखते हैं और देश के नागरिक हैं। सोचिए देश का सबसे जो सर्वोच्च पद है उसके लिए पढ़े लिखे जाने की कोई जो है योग्यता नहीं है। ये केवल डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, बाकी किसी जगहों पर इस तरीके की बातें नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जो है राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो ही जो है करेक्ट कर पाएंगे। तो कह रहा है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, कि वो भारत में ही जन्म लिया हो। तो ऐसी कोई बात नहीं कि भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। अगर कोई दूसरी कंट्री से आकर के भी यहाँ नागरिक बन चुका है तो वो
जो है एलिजिबल हो जाता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ये भारत का जन्मा जो टर्म है इसकी वजह से जो ऑप्शन हो जाता है ये गलत हो जाता है। केवल उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो चाहे वो भारत में पैदा हुआ हो या ना। हो सकता है कि वो अमेरिका में पैदा हुआ हो, उस टाइम पे उसको जो है अमेरिका की नागरिकता रही हो, लेकिन बाद में वो भारत में आया किसी भी तरीके से, जो डिफरेंट वेज होते हैं नागरिकता के, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया है नागरिकता वाले MCQ में भी, MCQ के लेक्चर में। तो अगर वो भारत का नागरिक है, वो दूसरे कंट्री का पहले नागरिक था, बाद में भारत में आ गया और उसने वहाँ की जो है नागरिकता छोड़ के यहाँ की नागरिकता ले ली है, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला जो इसमें दूसरा कह रहा है कि उसे 35 वर्ष की जो है उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये बात सही है कि उसे 35 वर्ष का जो उम्र होना चाहिए वो पूरा करना चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। उसमें फिर कह रहा है कि जो संसद की सदस्य की जो निर्वाचित होने की जो योग्यता है वो रखनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा भी इसमें पूछ रहा है कि रखनी चाहिए, उसमें से सही पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही है, तो सही इसमें, क्योंकि ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि दूसरा ही जो है वो केवल करेक्ट है। क्योंकि ये जो है इसमें लिखा है कि संसद की सदस्य जो है निर्वाचित होने की योग्यता है। तो यहाँ संसद में देखिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। तो प्रेसिडेंट तो इसके बारे में चलिए पूछ ही रहा है, लेकिन जब भी आती है बात कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको जो है विषय में, तो उनको जो योग्यता की बात करी गई है, तो उसमें संसद की बात, संसद के सदस्य होने की बात नहीं कही गई। वहाँ पर लोकसभा की सदस्य की जो है बात कही है, क्यों उसको जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो यहाँ जो संसद टर्म दिया गया है आपको कंफ्यूज कर रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी में इसको गलत करके आ जाए, लेकिन यहाँ संसद नहीं है, यहाँ पे आपको लोकसभा का जो है सदस्य निर्वाचित होने की जो है योग्यता रखनी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16वां, एक सांसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य होता है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु, तो जो होता है सांसद या अथवा जो विधानसभा का जो सदस्य है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि उसको त्यागपत्र पहले देना पड़ेगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं होती है। फिर कहता है निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो ये बात सही है कि जब वो निर्वाचित हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए तब उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ये भी बात गलत है। इसका जो सी वाला आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि अगर वो सांसद है या फिर विधानसभा का सदस्य है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, जब वो निर्वाचित हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए तो उसको तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। इस बात का ध्यान देंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जो आसपास का एनवायरमेंट है उसको देख करके इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आर्टिकल बेस है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि इसमें जो आर्टिकल नंबर जो 57 है यानी कि अनुच्छेद 57 है, वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 57 वाला, वो कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है वो निर्धारित करता है। तो इसका अनुच्छेद 57 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो अगर कोई जो है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उसको किसको सौंपा जाएगा। तो सिंपल सा इसका जो आंसर हो जाएगा वो जो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सौंपा जाता है। आप ध्यान देंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे इसको। हो सकता है आप अगर इलेक्शन कमीशन ऑप्शन में हो तो आप हो सकता है उसको लगा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये मुद्दा नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट को मुद्दा जाता है। तो इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, इसका क्या मतलब है। तो यानी कि कब से वो अपने जो है पद पर 5 वर्ष तक रहता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन उसका जो है, जिस दिन वो अपने ऑफिस जो है पद को ग्रहण करता है उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है 20वां, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप ये IAS के प्री 2009 में भी पूछा गया है, इवन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही कम ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो सीनियर होता है वो अपने जूनियर को त्यागपत्र देता है। तो राष्ट्रपति के केस में राष्ट्रपति जो होता है अपना जो त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति उसका जूनियर होता है। एक सेंस में जब देखेंगे सीनियरिटी के क्रम में, तो उपराष्ट्रपति जूनियर होता है, फिर भी त्यागपत्र उसको देता है, क्योंकि उससे ऊपर की कोई अथॉरिटी वहाँ पे नहीं है। और जो स्पीकर का केस होता है, सेम स्पीकर के केस में भी यही होता है कि स्पीकर से ऊपर, स्पेशली उस लेवल पे, वहाँ पे कोई सीनियर अथॉरिटी नहीं होती। तो स्पीकर भी जो अपना त्यागपत्र होता है वो डिप्टी स्पीकर को देता है। वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत फंसाया जाता है। जब हम संसद वाले लेक्चर्स देखेंगे MCQ के, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके जो राष्ट्रपति हो उसको जो वो है त्यागपत्र अपना वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी IAS में पूछा गया था, बाद में इसको झारखंड PCS के प्री 2013 में भी पूछा गया है। तो जो है इसका आंसर जो होगा भारत के उपराष्ट्रपति को, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 61 में की गई है, जिसमें जो है इंपीचमेंट प्रोसीजर की यानी कि महाभियोग जो होता है उसकी बात करी गई है। और महाभियोग में जो हटाने का पावर है वो संसद के द्वारा जो है हटाया जाता है, क्योंकि संसद में किस तरीके से दोनों जो है डिफरेंट लेवल की कमिटीज़ बनती हैं, किस तरीके से उसको जो है पास ओवर किया जाता है, पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाद में उसको अलग जो सेकंड जो सदन होता है उसमें उसको हियरिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जब हम राष्ट्रपति वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको जो इंपीचमेंट प्रोसीजर है उसको काफ़ी डिटेल से बताएंगे अलग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब इसके पहले मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, तो अनुच्छेद जो 61 है वो उसमें जो है महाभियोग की बात की गई है राष्ट्रपति को हटाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है जो है 24वां है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट करके देखिए पूछा गया है। अनुच्छेद 61 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कि उसका जो कार्य अवधि है अगर वो समाप्त भी नहीं हुआ है तब भी उसको हटाया जा सकता है, तो कैसे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महाभियोग द्वारा, जो कि अनुच्छेद 61 में इसकी बात की गई है। और महाभियोग का एक पूरा प्रोसेस होता है किस तरीके से जो है राष्ट्रपति को हटाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां है, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो जो है किस सदन, जो संसद का जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसमें से किस सदन द्वारा जो है आरोप लगाया जा सकता है कि जो है राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए और महाभियोग उस पर लगना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। अगला जो है 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है किसे है। तो भारत पर जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो किसको मिला हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। तो संसद के जो दोनों सदन हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर के ही जो है महाभियोग को पास करते हैं और उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो जो संसद के दोनों सदन हैं उनको जो है महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो लाया जा सकता है वो कौन ला सकता है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट करके पूछा गया है कि बस क्वेश्चन का थोड़ा सा नीचे करके ये आपसे पूछ रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा। आप ध्यान देंगे यहाँ पे संसद के दोनों सदनों का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आप जरूर याद कर लिया करिए, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं डायरेक्टली याद तो नहीं, मतलब आपको मेमोराइज रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। 14 जो है 14 डेज, इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आप एक पूरा सूचना देंगे, फिर जो है महाभियोग उस पर चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक गण होता है, यानी कि इलेक्टोरल जो कॉलेज हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट का करना है तो किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए उसका भाग तो है, लेकिन जो है महाभियोग जब लगाया जाता है तो उसमें जो है पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। तो हमने देखा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक गण होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर आते हैं, यानी कि जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि विधानसभाओं के, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के जो है निर्वाचित सदस्य वो आते हैं। लेकिन जो जब उसके महाभियोग की बात करी जाती है तो वहाँ केवल संसद का रोल होता है, यानी कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। और जब इसकी बात आती है तो यहाँ इलेक्टेड नहीं यूज किया गया महाभियोग में। महाभियोग के टाइम पे आप जो भी सदस्य होंगे लोकसभा और राज्यसभा के वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूछा गया है, इसी वजह से देखिए IAS के प्री में पूछा गया है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं। तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसका तो इलेक्शन में तो रोल होता है राष्ट्रपति के, लेकिन उसको हटाने में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान देंगे, राज्यों की विधानसभाएं इसका आंसर हो जाएगा। बाकी राज्यों की विधान परिषद में आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ना तो इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करती हैं ना तो रिमूवल में ही, तो इसकी वजह से सी आंसर इसका नहीं होगा। आप जल्दीबाजी में सी आंसर गलती से भी मत लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन रिमूवल में यानी महाभियोग के टाइम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का अगर पद जो है खाली हो चुका है तो उसको कितने टाइम में भर लिया जाना चाहिए, इस बात के लिए पूछ रहा है। तो 6 महीने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। ये जो है अनुच्छेद 62 का जो पहला सब क्लॉज है उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 32वां, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु जो है पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का जो समय सीमा है वो कितना है। तो मैंने इसके पहले ही अभी बताया कि 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति की मृत्यु की वजह से सीट खाली हुई हो या पद त्याग की वजह से या फिर उसको हटाया गया हो महाभियोग के द्वारा, और इससे जो रिक्ति हुई है उसको भरा जाना चाहिए 6 महीने के अंदर में। तो 6 माह इसका आंसर हो जाएगा। 33वां है, जब राष्ट्रपति जो है मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाता है तो उस उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो जब इस तरीके की कोई बात होती है, सेम वही क्वेश्चन है बस दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी 6 माह हो जाएगा। कि जब इस तरीके से राष्ट्रपति जो है चाहे मृत्यु हो गई हो उसको, या त्यागपत्र उसने दिया हो, या पद छोड़ दिया हो, या फिर अन्य किसी कारण से जो है वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जो है एज ए राष्ट्रपति काम करने को मिलता है और वो 6 महीने तक काम कर सकता है, और इसी 6 महीने के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां, इसमें कह रहा है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उस पद का कार्यभार कौन जो है संभालेगा। तो अभी हमने इसके पहले वाले में ही देखा, जब अगर राष्ट्रपति का सीट खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो होता है उसका पद संभालता है, और ये बात जो है अनुच्छेद 65 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35वां है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि पहले राष्ट्रपति भी होता है, अगर राष्ट्रपति किसी वजह से नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालता है, और जब उपराष्ट्रपति भी उस टाइम पे नहीं होता है तो उस टाइम पे जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे एज ए राष्ट्रपति के जो है रूप में कार्य जो है करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में कितनी बार ये पूछा है, राजस्थान में भी पूछा है और यूपी के आरओ एग्जाम में भी ये पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 36वां, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो
तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन जो है, राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो ये बात सेम है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है। अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो एज ए राष्ट्रपति काम करता है। अगला क्वेश्चन है 37वां, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद जो है एक ही बिंदु पर खाली होता है तो राष्ट्रपति का पद जो है अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी जो है धारण करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, बस बार बार रिपीट करके आपको पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वां है, भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो कौन होता है। तो भारत का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जब सेंट्रल लेवल पे बात की जाए, यानी कि सेंट्रल लेवल यानी कि भारत का ही पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का यानी कि कार्यपालिका हेड यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो हमेशा जो है जो सबसे टॉप जो होता है डेमोक्रेसी में वही होता है। तो हमारे जो यहाँ पे व्यवस्था है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो रिपब्लिक का जो है हेड होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। और बात की जाए गणतंत्र किसे कहते हैं, तो गणतंत्र उस कंट्री को कहेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी तो है ही है, बाकी उसका जो ये एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस वजह से जब आपका जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है टॉप हेड वो अगर इलेक्टेड है तो उसे रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र कहेंगे। तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख हो गया वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। बाकी गणतंत्र के बारे में मैंने आपको बात बता दी है। अगला क्वेश्चन है 40वां, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में नियुक्त हैं। तो जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात कहाँ पर दी गई है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53। अनुच्छेद जो 53 है उसमें जो है ये बात कही गई कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और जो कार्यपालिका कौन सी शक्तियाँ, वो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसकी बात की गई है। आप इस बात का ध्यान देंगे, संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 41वां, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं। तो भारतीय संविधान में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्रीय जो सरकार की अधिशासी शक्तियां हैं उसको किसमें निहित किया गया है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। तो ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसमें केंद्र जो सरकार है उसकी अधिशासी शक्तियाँ निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कथन और कारण का क्वेश्चन है। और इसमें पूछ रहा है, कथन कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो बात सही है। फिर रीजन कह रहा है कि कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं सरकार का व्यवसाय चलाने के लिए संबंधित है, और ये करेक्ट जो पूछा कौन सा इसमें से सही है। तो कह रहा है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो जो है ये भी बात सही है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो तो सरकार का जो व्यवसाय होता है उसको चलाने के लिए संबंधित हैं। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन से इसमें से सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है प्रधानमंत्री में निहित है। तो आप इस बात को तुरंत ही गलत कर दीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है, ये राष्ट्रपति में निहित होती है। तो पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा यानी कि ए गलत, बी गलत, डी गलत। इस हिसाब से आप सीधे सीधे आंसर पा चुके हैं, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगला फिर इसमें जो आंसर हो जाएगा यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती, सही बात है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी बात सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य होती है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि उसको टाइम पीरियड होता है कि 6 महीने के अंदर जो है, भले प्रधानमंत्री अभी किसी जो सदन का सदस्य नहीं है इन 6 महीने के अंदर वो सदस्यता ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 45वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ये आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा जब हम अमेंडमेंट्स के लेक्चर लेंगे। जो 42वां और 44वां अमेंडमेंट था कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो 44 जो अमेंडमेंट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा ये प्रोविजन किया गया था कि राष्ट्रपति को जो कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार जो है करने के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोविजन जो है 42वें संविधान संशोधन में नहीं किया गया था। अगला है 46वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है जब केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होगी उसकी अनुशंसा पर। बाकी भारत के प्रधान न्यायाधीश की ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा की अनुशंसा पर ये भी गलत है, बाकी राज्यसभा की अनुशंसा पर ये भी गलत है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होगा यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा सेंटर का, उसके सेंट्रल का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसके अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47वां है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, फिर वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म पूछ रहा है। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले ही आंसर देखा, तो मंत्रिपरिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंट्रल का उसके अनुशंसा पर जो है लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48वां है, कह रहा है
कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर तो आप देखेंगे जो अनुच्छेद 108 है वो संयुक्त बैठक की बात करता है, यानी कि जॉइंट सीटिंग की बात करता है। तो जो जॉइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, वो किसके द्वारा प्रिसाइड की जाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि कौन उसको बुलाता है, प्रिसाइड नहीं सॉरी, आहूत की जाती है, कौन उसको बुलाता है। तो उसको जो आहूत किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात का आप ध्यान देंगे तो इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है प्रोविजन जो है संयुक्त बैठक वाला, ये जो है 108 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49वां कह रहा है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आप इस बात का ध्यान देंगे, जब भी आपको पूछा जाएगा कि आहूत करना है की जाती है तो वहाँ पे आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन उसको जो है उसका हेड कौन होता है, चेयर कौन होता है, जब जो है इस तरीके की व्यवस्था होती है, जॉइंट सीटिंग वाली संयुक्त बैठक होती है, तो उसको जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करने की बात, यानी कि कौन उसका चेयरमैन होता है, तो वहाँ पे स्पीकर आंसर हो जाता है। ये बहुत छोटा सा बारीकी है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो आहूत तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको जो है प्रिसाइड करना, चेयर करना, तो वो जो है प्रिसाइड करा या चेयर करने की बात आएगी तो लोकसभा का स्पीकर वहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन आहूत करने की बात आएगी तो राष्ट्रपति उसको आहूत करता है या बुलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां, भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको जो है कौन बुला सकता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को जो है ज्वाइंट सीटिंग की जो सीटिंग होती है उसको बुलाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है 51वां, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें से एक सही नहीं है। तो कह रहा है कि वह संसद का एक संगठक भाग है, तो बात सही है। कह रहा है वह दोनों सदनों में के चर्चा में भाग लेता है, तो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये बात जो है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करता है, लेकिन जो 129 के तहत जो विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में जो है चर्चा में भाग नहीं लेता है। ये बात जो है इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि वो दोनों सदनों की जो चर्चा में भाग नहीं लेता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी वह कह रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ये बात सही है। संयुक्त बैठक होती है उसमें बैठता है, करेक्ट है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी बात सही है। बाकी ये दूसरा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52वां, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मामला था जिसमें भारत का जो राष्ट्रपति है उसने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो भारतीय डाकघर संशोधन जो विधेयक था उसमें एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो है राष्ट्रपति उस टाइम पे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1954 में उन्होंने किया था। बाकी बाद में जो है 1986 में राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और जो कि इसमें ऑप्शन में जो ये पेप्सू विनियोग विधेयक था उसकी भी बात की गई है। तो पेप्सू जो विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय जो है डाकघर संशोधन विधेयक था उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो जब राष्ट्रपति के मामले में पूछ रहा है कि वो अपने जो है वीटो शक्ति का, तो अपने वीटो को यहाँ पे जो है डिसाइफर किया गया है कि उसको यहाँ पे पॉकेट वीटो की बात हो गई। तो पॉकेट वीटो की जो बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन जो है विधेयक। लेकिन जो अगर आप एब्सोल्यूट वीटो की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट वीटो में 1954 में राष्ट्रपति जो थे उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी ने तो पेप्सू विनियोग विधेयक जो था उस पर उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो लगाया था, लेकिन पॉकेट वीटो जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह जी ने जो था 1986 में जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको यूज किया था। अगला क्वेश्चन है 53वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है ये प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। इस तरीके के जब भी आप क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा आर्टिकल याद है। जैसे अनुच्छेद 63 में ऐसी कोई बात नहीं होती है, अनुच्छेद 108 जॉइंट सीटिंग यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है उससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 109 भी इस तरीके की कोई बात नहीं करता, तो अनुच्छेद 111 आप आंसर लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन उसमें अनुमति रोकता है, इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है उसको अनुमति देने से रोक सकता है, उसको यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 55वां और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्ति है। जब हम राष्ट्रपति को बताएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि राष्ट्रपति की किस तरीके की शक्तियाँ होती हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी जो है राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्ति होती हैं। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये तो गलत है, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्ति नहीं है। जो भी जीत के आता है जो भी पार्टी वो अपना जो है प्राइम मिनिस्टर चुनता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है और जो उनके मंत्रिमंडल के लोग होते हैं वो सब मिलकर मंत्रिपरिषद का नियुक्त जो है करते हैं और राष्ट्रपति को नियुक्त करना ही पड़ता है, वह उनकी स्व विवेकीय शक्ति नहीं है। तो यानी कि एक तो नहीं होगा, एक नहीं होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ एक ऑप्शन में है वो तो नहीं होगा, यानी कि अभी एक ही एलिमेंट हो पा रहा है। फिर कह रहा है कि विधेयक को जो है आप आपत्तियों सहित वापस भेजना, तो ये भी बात है, अगर कोई आपत्ति उसको वापस भेज सकता है, तो ये स्व विवेकी शक्ति करेक्ट है। विधेयकों को रोक कर रखना, तो ये भी बात सही है, विधेयक को रोक कर रख सकता है या उसकी स्व विवेकी शक्ति है, लेकिन कुछ केसेज में वो नहीं रोकता है। जैसे जो मनी बिल के प्रोविजन होते हैं उसको एक बार तो रोक सकता है, लेकिन सेकंड टाइम पे उसको नहीं रोक सकता है वो। क्षमा प्रदान करना,
तो क्षमा प्रदान करना जो है स्व-विवेकी शक्ति है इसका नहीं होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि चौथा जहाँ जहाँ चौथा ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो चौथा यहाँ पे है तो ये जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। तो संयुक्त अधिवेशन की जो अधिसूचना जारी करना वो उसकी स्व-विवेकी शक्ति नहीं होती है। पाँचवां भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर पाँचवां भी गलत हो जाएगा तो जो ऑप्शन जहाँ जहाँ 5 है वो भी गलत हो जाएगा। 5 यहाँ पे भी है तो ये नहीं होगा। बाकी फिर कह रहा है कि संसद को संदेश भेजना। तो संसद को संदेश भेजना तो सही बात है। संसद को जो संदेश भेजना होता है वह उसकी स्व-विवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान देंगे। अगला फिर कह रहा है ई वाला फिर कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो भी स्वविवेक पे नहीं होती है, यानी कि 7वां भी नहीं होगा। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और जो है 6वां ये सही है। बाकी और सब जो है स्वविवेक की शक्ति इसकी नहीं होती है। इस बात का ध्यान देंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। इसके जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आगे चलने से पहले आपको बता दें कि जो इसके पहले के एमसीक्यूज हैं जो कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र पे हमने एमसीक्यू लिया है, बाद में हमने जो सिटीजनशिप से रिलेटेड एमसीक्यूज करे हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स की बड़ा भाग है, उस पर हमने 2 लेक्चर लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको आप जरूर देखें। और इन दोनों लेक्चर्स के बाद हमने जो है डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद आज का ये लेक्चर था जो कि राष्ट्रपति में था और उसका पहला भाग हम लोगों ने कर लिया है, दूसरा भाग हम जल्द ही देखेंगे। और आगे चलने से पहले बता दें कि जो इंडियन पॉलिटी है, जो मोस्टली हम लोग लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं, तो उसको किस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम में मैक्सिमम सवाल को हम सही कर पाएँ, स्पेशली यूपीएससी पीसीएस लेवल पे या फिर इस तरीके के जो भी उस लेवल के एग्जाम है, तो आपको कैसे पढ़ना है। तो इस वाले लेक्चर में ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, इस तरीके के लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया। तो ये वाला लेक्चर आप जरूर जाकर के वहाँ से देखें। और हमने यूपीएससी जो 2022 का पेपर था उसमें जो पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप जरूर जाकर के देखें। और आने वाले टाइम में हम एक पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर लेने वाले हैं। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने लेक्चर ले लिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जल्दी लेक्चर आएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन है, उनके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और आप अगर किसी तरीके का कमेंट करना चाहें, फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।